जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष रंजन आप लोगों के सामने आज फिर से एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के साथ आ गया हूं। यहां पर हमारे पास है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, यहां पर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल के आधार पर आपको चलना है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आपको दिखाना है। ठीक है, अब क्या है ये हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, तो हाइगेंस ने क्या बताया था, तो हाइगेंस ने क्या बताया था कि जो यहां पर तरंगाग्र होती है उस पर जो लंबवत रेखाएं खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। वो तरंग संचरण के दिशा को बताता है। किसको बताता है, तरंग संचरण के दिशा को बताता है। तरंगाग्र के पर उपस्थित प्रत्येक कण नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है और वो तरंग के चाल से आगे बढ़ता है और समान समय अंतराल में समान दूरी सभी तरंगाग्र तय करते हैं। ठीक, ये बात किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया था। और हाइगेंस के प्रिंसिपल के आधार पर आज हम लोग करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। यहां पर देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि एक दर्पण हमने ले लिया है। ये दर्पण क्या है, एम डैश मान लेते हैं कि कोई दर्पण है। ठीक है, अब इस पर क्या होता है कि कोई समतल तरंगाग्र इधर से ए बी आ रहा है। कौन सा समतल तरंगाग्र है, ए बी, और यहां से आता है और बिंदु ए पर आपतन कोण आई के साथ क्या होता है, आपतित होता है और उसके बाद यहां से परावर्तन कोण आर के साथ ये क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। फिर से देखिए, यहां से ये आया समतल तरंगाग्र ए बी, आपतन कोण आई के साथ ये क्या हुआ, आपतित हुआ और परावर्तन कोण आर के साथ ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि अभी हम लोग क्या लैंग्वेज में लिखेंगे कि माना कि कोई समतल तरंगाग्र ए बी, माना कि कोई समतल तरंगाग्र ए बी किसी दर्पण पर आपतन कोण आई के साथ बिंदु ए पर आपतित होता है तथा परावर्तन कोण आर के साथ यह परावर्तित हो जाता है। ठीक है, यहां आई कोण से आपतित हुआ और यहां आर कोण से क्या हो गया है, परावर्तित हो चुका है। अब क्या है कि यहां पर जितने समय में बिंदु बी से उत्पन्न तरंगाग्र बिंदु B1 पर बी डैश पर पहुंचेगा, उतने ही समय में बिंदु ए से उत्पन्न तरंगाग्र बिंदु ए डैश पर पहुंचेगा, क्योंकि हाइगेंस ने बताया था कि समान समयांतराल में तरंगाग्र समान दूरी तय करता है। तो अब यहां से अगर हम लोग चले तो एक तो फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा कि क्या होता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता था मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इस वाले फॉर्मूले से अगर हम लोग चले तो यहां से देखिए, अब यहां से अगर हम लोग लिखे तो मान लेते हैं कि कितना स्पीड से चल रहा है, तो v स्पीड से चल रहा है। ये तरंगाग्र कितने स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है, इक्वल टू डिस्टेंस। तो बात यह है कि ए से कहां तक गया है, ए डैश, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ, ए डैश। तो डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिए हम, ए डैश। उसके बाद क्या लिखेंगे कि यहां ए से ए डैश पर गया और टाइम कितना लगा है, टी टाइम लगा, तो बाई क्या लिख दिए, टी। अब यहां से ए डैश इक्वल टू अगर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा भाइयों, वीटी। क्या हो गया, वीटी। सेम इसी तरह से अगर हम लोग यहां से बी से बी डैश पर जा रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई करें तो क्या होगा बाबू, यहां पर स्पीड है तो स्पीड की जगह फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल टू। ठीक है, अब डिस्टेंस है तो अगली बार कहां से गया, बी से बी डैश पर, तो क्या लिखेंगे, बी डैश। अब बाई क्या लिखेंगे, टाइम, टाइम कितना लगा, टी, तो क्या लिखेंगे, बी डैश इक्वल टू क्या हो गया, वीटी। यहां से देखिए ए डैश इक्वल टू वीटी, बी डैश इक्वल टू वीटी, दोनों का आरएचएस क्या हो गया, इक्वल, तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि एलएचएस जब इक्वल है तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू वीटी, इक्वल टू वीटी। ठीक है, अब आइए यहां दो त्रिभुज में चलते हैं। पहले चलते हैं यहां त्रिभुज ए बी डैश, ये वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज, यहां पर ये जो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी
बी डैश तथा त्रिभुज। अब ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है मेरे भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश में। अब ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये दोनों कोण क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण। तो ये दोनों त्रिभुज में एक एक कोण समकोण है, मतलब दोनों त्रिभुज का एक एक कोण क्या हो गया, बराबर। मतलब कौन सा कोण बराबर है, तो एंगल ए, फिर कहां जाएंगे बी, फिर कहां चला गया बी डैश, इक्वल टू एंगल, इस वाले एंगल का क्या नाम है मेरे भाई, तो इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो एक एंगल क्या है इसका 90 डिग्री है। अब क्या हो गया, अब यहां से ये दोनों भुजा तो आपको इक्वल नजर आ रहा है। ए डैश कहां है, तो ये देखिए ये वाला जो साइड है ये क्या है ए डैश, ये वाला साइड, ठीक है। और बी डैश कहां है, तो ये वाला साइड, मतलब इस वाले त्रिभुज का ये वाला साइड और इस वाले त्रिभुज का ये वाला साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल हुआ, यहां से चाल बराबर दूरी बटा समय से हम लोग निकाले थे, तो हमको मिला था दोनों का RHS इक्वल, तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब ए डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू अगर VT है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि ए डैश इक्वल टू बी डैश, ठीक है। अब एक भुजा देखिए दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, कौन सा भुजा है, तो यहां ये नीचे वाला भुजा, ये वाला भुजा इस त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो ये भुजा उभयनिष्ठ है। और इस भुजा का क्या नाम है, तो यहां लिखेंगे ए बी डैश दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए अब हमको क्या मिला, थोड़ा दिमाग लगाइएगा मेरे भाई। एक वो साइड तो ये इक्वल हो गया, एक और साइड इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा मेरे भाई, तो इनके कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब कोण बराबर हो गए तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एंगल बी डैश इक्वल टू, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ए डैश बी डैश ए। आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। एंगल इस वाले एंगल का क्या नाम है, I आपतन कोण, और इस वाले एंगल का क्या नाम है, R परावर्तन कोण। तो यहां आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये प्रकाश परावर्तन का कौन सा नियम है, ये प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है। तो हम लोगों ने यहां से इस तरीके से प्रकाश परावर्तन के दूसरे नियम को दिखा दिया। अब पहला नियम कहां है, तो यहां देखिए, यहां क्या लिखेंगे इसके नीचे कि यह प्रकाश परावर्तन का द्वितीय नियम है, यह प्रकाश परावर्तन का द्वितीय नियम है। और यहां आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब सभी एक ही समतल में है। यहां पर क्या लिखिएगा, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में है। यह प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। मतलब हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत दोनों प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करता है। यह हुआ आपका हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश परावर्तन की व्याख्या।
एक और होता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। क्या होता है अपवर्तन की? एग्जाम में आपका दोनों में से कोई एक पूछेगा, वहां पूछा जाता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करें, या नहीं तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें। क्या रहेगा? या तो परावर्तन की व्याख्या या तो अपवर्तन की व्याख्या। चलिए आइए हम लोग अपवर्तन की व्याख्या को भी समझ लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे भाई। हेडिंग क्या लगाएंगे? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। इंग्लिश वाले क्या लगाएंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स बाय यूजिंग बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए आइए अब रिफ्रैक्शन के लिए देख लेते हैं मेरे भाइयों, दोस्तों, मित्रों। ये देखिए, ये हमने बांट दिया दो माध्यमों को। ये माध्यम पहला है, ये माध्यम दूसरा है। ये एक अलग मीडियम हो गया, ये एक दूसरा मीडियम हो गया। ठीक है, अब इधर से आ रहा है कोई समतल तरंगाग्र। ठीक है, ये आया इधर से क्या? समतल तरंगाग्र। पर जैसे ही इस माध्यम से इस वाले माध्यम में ये प्रवेश करेगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका तो अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। और जब रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो ये अपने रास्ते से क्या होगा? थोड़ा सा भटक जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये अपने रास्ते से क्या हो गया? थोड़ा भटक गया। ठीक है, ये आया और ये अपने रास्ते से क्या हुआ? भटक गया। ठीक है, ये बन गया आपका फिगर। नाम दे देते हैं, ये ए है, ये क्या है? बी। ए बी कोई समतल तरंगाग्र आ रहा था, यहां पर कहां टकराया? बी डैश, ये क्या हो गया? ए डैश। ठीक है, अब ये आपतन कोण कितना हो गया? आई, और ये अपवर्तन कोण कितना हो गया? आर। ये हो गया माध्यम एक और ये हो गया माध्यम दो। ठीक है, अब देखिए, इसका अपवर्तनांक है μ1 और इसमें प्रकाश का वेग कितना है? v1। इसका अपवर्तनांक है μ2 और इसमें प्रकाश का वेग है v2। क्योंकि अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। ये बन गया आपका फिगर। ठीक है, अब लैंग्वेज में क्या लिखते हैं कि माना कि कोई समतल तरंगाग्र ए बी, माना कि कोई समतल तरंगाग्र ए बी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। यह आपतन कोण कितना? आई के साथ प्रवेश करती है तथा अपवर्तन कोण आर के साथ इसका अपवर्तन होता है। ठीक है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? μ1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है भाइयों? μ2। पहले माध्यम में वेलोसिटी इसका कितना है? वेग कितना है? v1 और दूसरे माध्यम में इसका वेग कितना है? v2 है। ठीक है, अब देखिए, अब हाइगेंस ने क्या बताया था कि जितने समय में द्वितीयक तरंगिका बिंदु B से B डैश पर पहुंचेगा उतने ही समय में न A से A डैश पर पहुंचेगा। जितने समय में B से B डैश उतने ही समय में A से कहां पहुंचेगा? A डैश पर पहुंचेगा। और जब ऐसा होगा तो फिर से हम लोग वही वाला नियम न लगाएंगे भाई। क्या लगाए थे तनी बताइएगा। उसमें हम लोग क्या लिखे थे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है मेरे भाई? पहले वाले माध्यम में v1। डिस्टेंस कितना तय किया? b डैश। कितना किया? b डैश। अच्छा, इसमें टाइम तो बराबर लगेगा। हाइगेंस कहे थे कि कौनों माध्यम में चल जाए, समय क्या लगना चाहिए? बराबर लगेगा। ठीक है,
अब देखिए इस वाले माध्यम में क्या हो गया, यहां V1 बराबर BB डैश बटा T, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि BB डैश इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया V1 T। ठीक है, यहां से हम लोग को एक पॉइंट मिल गया। अब देखिए इसी तरह अगर हम लोग इसमें चले, अब A से कहा जा रहा है A डैश पर, तो अब इसमें चाल कितना है V2, तो V2 इक्वल टू दूरी कितना है भाइयों A डैश बाई टाइम कितना लगा T, तो A डैश इक्वल टू V2 T। ये एक और आपको मिल गया पॉइंट। ठीक है, अब देखिए अब बारी बारी से एक एक ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। एक ट्रायंगल यहां पर ये वाला बन रहा है, एक ट्रायंगल यहां नीचे बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा है, यहां B डैश, त्रिभुज B डैश में। ठीक है, अब देखिए B डैश में अगर हम लोग चलते हैं तो हमको किससे मतलब है मेरे भाई, हम लोग अपवर्तन के लिए चल रहे हैं और ये जया वक्र का पालन करेगा, मतलब साइन का, तो हम लोग साइन से चलेंगे तब ना कुछ फायदा होगा, ऐसे ही भटकते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हम लोग किससे चलेंगे, साइन से। तो यहां पर लिखेंगे इसमें साइन I इक्वल टू, तो साइन I बोले तो यहां I है, मतलब ये थीटा का काम कर रहा है। थीटा के सामने वाले साइड को आप कहते हैं P, परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या कहा जाता है, H, हाइपोटेनस, कर्व। अब आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई H होता है। P कितना है, BB डैश, यहां क्या लिख दिया मैंने, BB डैश, और H कितना है, AB डैश। हो गया। ठीक है, अब देखिए अब आपको वैल्यू तो पता ही है, वैल्यू कितना है वो बताइए। BB डैश इक्वल टू कितना है, V1 T, और ये कितना है, AB डैश। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फिर से चलेंगे नीचे वाले ट्रायंगल में, इसका नाम क्या है, तो A डैश B डैश, तो यहां लिखेंगे, यहां त्रिभुज A डैश B डैश में, इन ट्रायंगल A डैश B डैश क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां लिखेंगे साइन R इक्वल टू, क्या लिखेंगे, साइन R इक्वल टू, तो यहां थीटा है तो इसके सामने वाला साइड ये वाला P हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो हमको लिखना है P बाई H, और 90 के सामने H तो यही वाला न रह जाएगा। तो यहां पर क्या लिखिएगा, यहां हम लोग लिखेंगे A डैश, ये वाला हो गया P, और H कितना है, तो AB डैश। ठीक है, A डैश कितना है, तो A डैश यहां आप वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है, V2 T बाई AB डैश। हो गया। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 था, इसको मान लिए समीकरण 2। अब बस एक सिंपल सा काम आपको करना है, समीकरण 1/2, 1 में 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब आप यहां भाग दीजिएगा तो आपको क्या मिल रहा है, यहां से हमने लिखा साइन I बटा साइन R इक्वल टू, अब इसका वैल्यू कितना है, साइन I का वैल्यू कितना है, V1 T बटा AB डैश बाई, अब यहां साइन R का वैल्यू कितना है, तो V2 T बाई AB डैश। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से देखिए T से T क्या हो गया, कैंसिल, और AB डैश से AB डैश कैंसिल। बचा क्या मेरे भाई, तो अब आपके पास बचा यहां साइन I बाई साइन R इक्वल टू, यहां V1 बाई V2 इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है मेरे भाई, तो यहां से देखिए यहां है μ1 V1 इक्वल टू, यहां μ2 और क्या है, V2 है। अगर मान लीजिए कि हमने यहां V2 को यहां ला दिया तो V1 बाई क्या हो गया, V2, इसको यहां नीचे लाए, ये इधर आएगा तो क्या हो गया, μ2 बाई μ1।
अब देखिए कहने का मतलब v1 बाई v2 इक्वल टू क्या है, μ2 बाई μ1। तो हम लोग भी यहां क्या कर देंगे, यहां पर हम क्या कर दिए कि v1 बाई v2 है तो इसके जगह कर दिए μ2 बाई μ1। इसी को फ्रेश से आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन i बाई साइन r इक्वल टू क्या है, μ2 बाई μ1। अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है, ये प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम है जिसको आप स्नेल का नियम कहते थे। इसे आप क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। हम लोग लिखेंगे कि इसे प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं और इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात, यहां आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है और यह प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम का भी पालन करता है। तो ये हो गया हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। आज हम परावर्तन की व्याख्या और यहां अपवर्तन की व्याख्या दोनों की है, पर एग्जाम में दोनों नहीं एक आता है, या तो परावर्तन की व्याख्या नहीं तो अपवर्तन की व्याख्या। क्वेश्चन क्या रहता है मेरे भाई, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को लिखें और इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें, या नहीं तो परावर्तन की व्याख्या। तो ये दोनों टॉपिक में से आपको किसी भी एक टॉपिक को कंप्लीट रखना ही है, कोई ना कोई एक आएगा और करना तो बाबू दोनों है, आएगा एक। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको कर लेंगे और प्रतिदिन आप लोग हमारे क्लास में जुड़ते रहेंगे और जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे मेरे भाई। ठीक है, धन्यवाद और जय हिंद।